हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हमारे साथ वापस स्निग्धो भाई हैं। स्निग्धो भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। तो पिछली बार स्निग्धो भाई से बातें अधूरी रह गई थी। और यार, जैसे आपको तो पता है कि मैं आजकल काफ़ी पर्सनालिटीज़ को समझ रहा हूँ, और वो उन लोगों ने जिन्होंने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करके आज एक मुकाम हासिल करा है। तो स्निग्धो भाई इज़ वन ऑफ देम। तो आज स्निग्धो भाई से हम उनकी जर्नी जानेंगे, उनका क्या इतिहास रहा है, क्या उनको स्कूलिंग में प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या उनको कॉलेज लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई थी, और कैसे उन्होंने उन सबको एक्सेल करके आज एक मुकाम हासिल करा है अपना ज़िंदगी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्निग्धो भाई, थैंक यू सो मच। और हम लोग ऑलरेडी एक पॉडकास्ट स्निग्धो के साथ कर चुके हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हो, जिसमें स्निग्धो ने अपने आप को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करा है। बट स्निग्धो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर द ऑडियंस आल्सो। थैंक यू पीयूष जी यार, वंस अगेन बुलाने के लिए। अरे अरे आप तो बिल्कुल वैसी फीलिंग दे रहे हो मेरे को जैसे टोनी स्टार्क को आती है वो कैप्टन अमेरिका की मूवी में, कैमियो पे कैमियो। सर, आप हमारे टोनी स्टार्क ही हो। थैंक यू। तो यार अगेन व्यूअर्स के लिए, तो जैसे मैंने बताया था आपको, मैं प्रवासी बंगाली हूँ कि जो अपने नेटिव प्लेस में नहीं रह रहे, हु हैव मूव टू डिफरेंट सिटीज़। सो व्हेन आई वाज 3 आई मूव टू दिल्ली, एंड वहाँ पे तब मैं ब्लूम पब्लिक स्कूल में था। उसकी तो खैर मेरे को इतनी अच्छी मेमोरीज भी याद नहीं है। मेरे को याद है एक कोई दोस्त था, उसका मेरे को नाम याद है, शक्ल भी याद नहीं है, मानिक करके था। आई डोंट नो अभी कहाँ पे है कैसे, बट हाँ मतलब क्योंकि बहुत बचपन का था तो टच छूट जाता है। देन आफ्टर 2 years आई मूव टू DPS गुड़गांव, और वहाँ पे मैं 10 साल था, सेकेंड से लेकर 12th तक पूरा। तो वो मेरी लाइफ का एक काफ़ी मतलब बड़ी जर्नी थी। हाँ, अच्छा फेज भी था वहाँ पे। थोड़े बहुत स्ट्रगल्स भी थे छोटे मोटे, जिस पे अभी हम बात करेंगे, बट इन जनरल स्कूलिंग मैंने वहाँ से करी है। देन मैंने बीटेक भी गुड़गांव से ही करी है। नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी अभी है, पहले ITM यूनिवर्सिटी था जो MDU के अंडर था। सो दैट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। परफेक्ट है, परफेक्ट। तो स्निग्धो भाई, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप अभी फिलहाल में क्या कर रहे हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, और क्या चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने बीटेक करी है नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी से। देन आफ्टर दैट आई वर्कड अबाउट अ ईयर। वो डिफरेंट डोमेन था, मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेल्स प्रोफाइल था, एंड HVAC प्रोडक्ट्स, इन पे थोड़ा बहुत मतलब काम करा हुआ है। बट आई डेंट लाइक दैट प्रोफाइल, तो मैंने कहा थोड़ा करियर स्विच करते हैं। देन आफ्टर दैट आई डिड माई MBA, जिसकी आई थिंक दूसरे जो पॉडकास्ट है उसमें हमने काफ़ी बातचीत करी थी। आफ्टर MBA आई गॉट इनटू कंसल्टिंग रोल, जिसमें IT ऑडिट अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, आप IT ऑडिट में हो। हाँ, जो टेक्नोलॉजी रिस्क है, बट हाँ अभी अगेन मैंने स्विच करा PwC में। सो अभी मैं टेक एंड डेटा सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन टीम में हूँ, विच इज़ लाइक प्री इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, जो ऑडिट से पहले की जो टेस्टिंग्स वगैरह होती है वो मैं करता हूँ। तो दैट्स अ स्मॉल थिंग अबाउट व्हाट आई डू। अरे यार, ग्रेट है। नहीं यार, थैंक यू सो मच स्निग्धो कि आपने ऑडियंस को बताया। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ कि स्कूल की जर्नी कैसी रही थी। हाँ जी, तो पहली बात तो अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करना, तो स्कूल का नाम बता दो। हाँ जी बिल्कुल। और क्या रही स्कूल की जर्नी, और क्या अगर आज आपको मौका मिले वापस उस फेज में जाने का, तो क्या चीज़ें अलग करोगे। ठीक है। और क्या गलतियां आपने करी, आपसे हुई अनजाने में, जो आज का कोई बच्चा अगर हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो ना करे, अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो पीयूष जी, जो सवाल आपने मेरे से अभी पूछा, आप मानोगे नहीं, हर दिन मैं भी खुद सोचता हूँ कभी कभी इन चीज़ों पे। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं DPS 45 से हूँ। तो इसके मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बता दूँ। जैसे मेरे सोसाइटी में ही एक स्कूल है MAT, जो जैसे मेरे फादर पावर ग्रिड में है, तो उसी का ही स्कूल है, वो एफिलिएटेड है। तो सोसाइटी में वहाँ पे काफ़ी कम फीस में हो जाता है। एंड मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सोसाइटी के, वो सारे वहीं पे ही पढ़े, मेजॉरिटी वहीं पे, जिनसे मैं अभी भी टच में हूँ, जिनसे मिलता हूँ। बट मेरे फादर का था कि एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ही वांटेड अ ब्रांड नेम फॉर मी। जैसे मतलब आई डोंट नो, आपने पुष्पा जो मूवी देखी, उसमें वो नहीं कहा था कि ब्रांड है, तो वैसे DPS काफ़ी बड़ा ब्रांड है। तो ही वांटेड ही वांटेड मतलब गुड स्कूल, ही वांटेड अ गुड एजुकेशन। एंड जैसे मैंने बताया, मैं ओनली चाइल्ड हूँ, तो उनका था एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो DPS जो था, मतलब क्योंकि ठीक है, उस टाइम हम गुड़गांव में आए थे, तब नया नया बना था। शुरू में तो बिल्कुल ऐसा लगता था, मतलब गुड़गांव भी जैसे बंजर ज़मीन थी कि कहाँ पे आ गए। स्कूल के जो पहले 1-2 दिन थे, मुझे याद है बचपन में तो मैं बहुत उस टाइम रोता था कि कहाँ आ गया, कैसे, बिल्कुल मन नहीं लगता था स्कूल में जाने का। बट धीरे धीरे क्योंकि कुछ सोसाइटी के और फ्रेंड्स भी थे, वो भी गए। जैसे जब मेरे फादर ने डाला, तो और भी फादर के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने देखा सेम कंपनी के कि हाँ नहीं डालते हैं। तो ऐसे करके कम थे, मेजॉरिटी में बहुत ही कम थे। आई थिंक मेरे सोसाइटी के शायद 0.01% बच्चे होंगे जो DPS 45 में जाते थे। बट ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड नंबर। उस हिसाब से 10-15 तब थे, तो हम सब साथ में जाते थे। तो एक हमारा उस टाइम पे ग्रुप था। एंड ठीक है, मतलब कुछ लोग बस में जाते थे, कुछ अपना वैन से जैसे।
बट एक वो था कि आप उतने कनेक्टेड नहीं थे अपने, मतलब मेरे सोसाइटी के लोग, क्योंकि जो एमिटी में थे, तो ये एक तो मेरे लिए स्ट्रगल या चैलेंज था कि उतने दोस्त स्कूल में नहीं बन पाते थे मेरे, ठीक है जी, DPS 45 में, क्योंकि जो बाकी लोग आते थे वो और ज़्यादा एफिलेटेड फैमिलीज़ के बच्चे थे, एंड थोड़ा सा क्योंकि उस टाइम फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, इतनी सैलरी नहीं होती थी, तो एक वो डिसप्रपोर्शनेट फील हमेशा से होता ही था कि बाकी लोगों के पास, जैसे अगर आप देखो जो गैजेट्स वगैरह भी हो गए या इन जनरल, वो थोड़ा सा लगता था कि लाइफस्टाइल में मिसमैच तो है। तो जैसे होता है ना कि फिट इन नहीं आप कर पाते, तो वैसे मेरे को लगता था कि कभी मैं इनके साथ फिट इन नहीं हो पा रहा। जिनके साथ मैं एक्चुअल हो पाता, जो एमिटी में थे, वो तो सोसाइटी में थे, तो उनसे वैसे मैं मिलता था सोसाइटी में, बाकी उनसे बातें सुनता था, तो इन अ वे मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है 50% में एमिटी का व्यू, मतलब आप मानोगे नहीं, जब एमिटी का 12th का उनका फेयरवेल हो रहा था, तो तब मैंने एक दोस्त से वैसे पूछा था कि भाई घुसवा सकता है, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त तो वहीं पे थे, बट उसने कहा नहीं यार, अगर थोड़ा पहले बोला होता शायद हो भी जाता, कुछ घुसवा देते, बट आखिरी दिन पे तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब इतना था, मैं हेड बॉय को भी जानता था एमिटी के, मतलब सारे आसपास के दोस्त तो थे ही तो वैसे करके हो जाता। बट हाँ, तो ये मतलब कमिंग बैक टू द DPS, मतलब वहाँ पे एक तो ये मतलब डिस्प्रपोर्शनेट ये फील होता था, थोड़ा सा मिसमैच जो भी फिट इन का था। उसके अलावा जो मुझे लगता है जो मैंने गलतियाँ कुछ करी है कि जैसे मैं पढ़ाई और उसमें ही ज़्यादा फोकस रहता था एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी DPS में बहुत होती थी, मतलब म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, थिएटर हो गया, सब चीज़ें। तो मैंने कभी इन चीज़ों में उतना पार्ट लिया नहीं बचपन में, जो कि मेरे को लगता है बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ये चीज़ें आपको बचपन से अगर आप करो ना, तो आप के कनेक्शंस बनते हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं बचपन से ही, और रियलिटी है। हाँ, ये चीज़ें आपको आगे करियर में बहुत हेल्प करती है, चाहे आप कॉर्पोरेट में कहीं पे जा रहे हो, क्योंकि यार देखो काम जो टेक्निकल काम है वो तो यार आप 10 दिन करोगे, महीना भर करोगे, 2-3 महीने में आप वैसे ही सीख जाओगे, कोई इतना रॉकेट साइंस कोई काम इतना नहीं होता बट जो सॉफ्ट स्किल्स है वो आपके बचपन से ही डेवलप होते हैं, वो आप ऐसे नहीं है कि मतलब एकदम से सीख जाओगे, वो आपके धीरे धीरे नर्चर जैसे होते हो, उस हिसाब से आपकी डेवलपमेंट होगी, उस हिसाब से आपके स्किल्स बनेंगे। मेक सेंस। तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि वो मतलब बहुत बड़ा वो मिस था, वो धीरे धीरे, क्योंकि होता क्या है ना, जो चीज़ आप बचपन में सीखते हो, जैसे साइकिलिंग है, आपने बचपन में सीखी, आप कभी नहीं भूलते। इनफैक्ट ड्राइविंग भी, जो लोग आपने देखा होगा पहले से ड्राइव कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने 18 होते चलाना सीख लिया, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है जितना आप अर्ली एज में, जितना आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, नई नई चीज़ें सीख सकते हो, आपको पता लगेगा आपका इंटरेस्ट किस में है, एक्स्ट्रा करिकुलर आपके क्या हॉबीज़ है, तो वो चीज़ें मेरे को लगता है मैंने काफ़ी मिस करी। और हाँ, आपके ग्रुप्स बनते स्कूल के, तो ये क्यों मिस करी? क्योंकि आप का जैसे आपने बताया कि वो मिसमैच था स्टार्टिंग से, हाँ, तो उस वजह से इस पे, हाँ, इस पे मैं आता हूँ। इस पे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि जैसे हम जैसे जो मेरा होम टाउन है अगरतला में है, तो हम थोड़े मतलब जैसे फैमिली है, कंजर्वेटिव फैमिली सारे, जैसे मेरे फादर है, उनको जैसे पसंद नहीं है कि ज़्यादा मैं रात को ही बाहर रुकूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे हमारी पार्टीज़ वगैरह जैसे स्कूल की भी होती थी, मुझे याद है हमारी फेयरवेल के बाद क्वांटी पार्टी हुई थी, तो उस टाइम पे मतलब जैसे घर वालों ने मना करा, नहीं जाने दिया। एंड अगर जैसे अभी का भी आप देखो कि जैसे अभी भी मैं अपने घर पे आता हूँ तो 11 तक मेरे को एंट्री करनी होती है, और मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं उसके बाद नहीं रुक सकता, बट क्योंकि वैसे वो आदत बनी हुई है, तो मैं 11 तक ट्राई करता हूँ कि मैं आ ही जाऊँ। मतलब मैं 11 का मेरे को जैसे ग्रेस पीरियड है 5 मिनट, वो भी मैं कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं खुद से ही करता हूँ कि नहीं, जहाँ पे भी हूँ मैं अपने टाइम पे आ जाता हूँ। मतलब इस पे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कभी किसी एक शादी में गया था, मेरे को याद है, तो वो दिल्ली में थी, तो मुझे याद है मेरे को दिख रहा था कि भाई डिनर में टाइम लग रहा है, 11 से लेट हो जाएगा, तो मैंने दोस्त को कहा, जो दोस्त था मेरे साथ, उसको मैं ही लेके गया था कि कोई नहीं यार, वो लंच अगले दिन मैं ही करा दूंगा, 11 से पहले पहले पहुँचते हैं क्या ही है, ठीक है, देखी जाएगी। तो वो क्योंकि अपब्रिंगिंग वैसी है उस टाइम पे, जैसे मतलब हमें घर वालों ने बोला था, उस हिसाब से मतलब इतना मैंने ध्यान दिया नहीं, इतने ग्रुप्स नहीं बन पाए, इतने कनेक्शंस नहीं बन पाए, तो उस चक्कर में शायद हो सकता है मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में एक्स्ट्रा करिकुलर में रह गया। प्लस एक मुझे बहुत अच्छे से याद है, MUN हमारा होता था स्कूल में, मॉडल यूनाइटेड नेशन, हाँ, तो ये भी एक चीज़ था, उसमें बहुत लोग पार्ट लेते थे। एमिटी में मेरे को याद है, जो मेरे साथ के दोस्त थे वो भी पार्ट लेते थे, DPS में तो लेते ही थे। एंड मैंने उस टाइम पे वो भी नहीं लिया था कि ठीक है यार, हमने कहा कि क्या ही हो जाएगा, ये सब चीज़ें अपने पढ़ाई में फोकस करो, एक्स्ट्रा इससे क्या ही आगे बेनिफिट मिलेगा, जबकि ये चीज़ें बहुत आगे आपको बेनिफिट देती है। चाहे जैसे आपके कॉलेज के जो डिबेट्स होते हैं, या फिर जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं कंपनी इंटरव्यूज़ के, उनमें यही सब चीज़ें काम आती है। मेक सेंस। नहीं यार, तो स्निग्धो भाई थोड़ा वो बताओ कि जैसे आपने कहा कि एक मिसमैच था, तो वो मिसमैच वाज ड्यू टू योर पेरेंट्स फाइनेंशियल इनकम?
या आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से वो मिसमैच था, क्या था वो मिसमैच? हाँ, तो दोनों कह सकते हो, क्योंकि जैसे जो डीपीएस में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे, मतलब मैं मेजॉरिटी कहूँगा, ठीक है, आप समझ लो 60-70% वो बिजनेस फैमिली से आते थे। मतलब मुझे याद है उस टाइम पे मेरा क्लासमेट था, उसकी खुद की रोल्स रॉयस थी, उसके फादर की एयरलाइंस की कंपनी थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे भी थे। तो यार उसके सामने तो फिर आधी, हाँ, मतलब आधी से ज्यादा क्लास गरीब है उसके लिए तो फिर। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत लोग थे। और भी लोग थे जिनके मल्टीपल बिजनेसेस है, कई कई जो जॉब्स में भी है वो बहुत ही हायर रैंकिंग में। मतलब मेरे को याद है, मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर थे वो नेस्ले में आई थिंक पूरे साउथ एंड नॉर्थ रीजन के हेड थे। एंड उनका जो नेक्स्ट ईयर प्रमोशन हुआ था, आई थिंक वो सीईओ उस टाइम पे बने थे। तो मतलब काफी प्रिविलेज्ड बच्चे पढ़ते थे बहुत आपके ज्यादा, साथ। बहुत यार ये ना मैं भी एक आपको बात बताऊंगा और मैं ऑडियंस को भी। तो मैंने ना एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था फ्रीकोनॉमिक्स। ओके। तो फ्रीकोनॉमिक्स इट्स अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस। तो उस बुक में एक बहुत सही चैप्टर में एक लाइन थी कि आपको कभी भी ना अपने से बहुत अमीर लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि अगर आप अपनों से बहुत अमीर लोगों के बीच में रहोगे तो आप अपने आप को इन्फीरियर फील करोगे। तो सजेस्टेड ये रहता है कि आप अगर अपने बच्चे को भी किसी स्कूल में भेज रहे हो तो आप उसे ऐसे किसी स्कूल में भेजो जहां आपके लेवल के या आपके लेवल से हल्के से नीचे लेवल के बच्चे पढ़ते हो। या फिर अगर आप घर भी अपना बना रहे हो तो ऐसी लोकेलिटी में बनाओ जहाँ पे आप जैसे आपसे हल्के से नीचे टाइप के लोग रहते हो। क्योंकि अगर आप अपने से बहुत ऊपर वालों के साथ रहोगे तो आपकी जिंदगी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही कटेगी और उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत तगड़ा टोल पड़ता है। तो एक रीजन क्या ये हो सकता है? यार ये तो है ही, बट जैसे मैंने आपको बताया, मतलब जो लोकेलिटी का आपने बोला वो तो चलो ठीक है, वो तो सेम पावर ग्रिड के ही थे साथ में। बट हाँ, ये एक फैक्टर तो है, क्योंकि जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा लगता था कि नहीं यार, जैसे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं यार उन पे तो चीज़ें हैं, मेरे पे नहीं है। जैसे आई डोंट नो, मैंने लास्ट पॉडकास्ट बताया था ही नहीं कि एप्पल गैजेट्स हाँ, एक फ्रेंड ने पूछा था कि एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट है कि नहीं। और इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल बता, तो एक मेरा फ्रेंड है, तो उसने जैसे जब भी दोस्त बनाए हैं, उसने अपने से ना बहुत ज़्यादा अमीर दोस्त बनाए हैं। तो उसने क्या करा, उसको हमेशा लगता था कि यार मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, मेरे पे नहीं है। तो उसने ऐसे कर करके थोड़ा, उसने आई डोंट नो किस में, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में थोड़े हाथ डुबोए, तो उसके काफ़ी उसमें लॉस हुआ। तो जो था उसका वो ही चला गया। तो आप देखो। तो यार ये तो वो मेरे ख्याल से पता है क्या होता है, ये तो स्टॉक मार्केटिंग की बेसिक इन्वेस्टिंग है कि जो इंसान बहुत कम कैपिटल से बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश करता है वो इवेंचुअली अपना वो थोड़ा सा कैपिटल भी गवा चला जाता है। हाँ, और वो थोड़ा नहीं था, मुझे याद है, वो तो अच्छा खासा एफिलिएटेड था उसका, वो भी चला गया। तो वही है, इसलिए ये एक चीज़ है, आपको कभी भी वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, वो बहुत गलत चीज़ होती है। जो मेरा आगे चल के सही हुआ बीटेक में और एमबीए में, जिस पे थोड़ा आएंगे, एमबीए का तो खैर मैंने बताया था। बट हाँ, इन जनरली स्कूल लाइफ का ये था। तो मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को लगता है, मतलब मैं गलत तो नहीं कहूँगा, पेरेंट्स ने तो अच्छा ही चाहा है, डीपीएस से और भी मेरे को अच्छी चीज़ें भी मिली है जिस पे मैं आऊँगा। बट ये एक चीज़ मेरे को लगता है जो थोड़ा डिसीजन था कि पेरेंट्स का ऐसे कि एमआईटी में डाल सकते थे, बिकॉज एजुकेशन में जैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। एमआईटी वॉज अ गुड स्कूल, मतलब वो भी अच्छा ब्रांड ही है। वहाँ से मतलब मेरे जो साथ के दोस्त हैं जो निकले थे, वो कोई यूएस में है, मतलब कोई आईआईटीज़ में बिल्कुल टॉप, मतलब मेरा एक फ्रेंड है उसकी आई थिंक 59 रैंक आई थी ऑल ओवर इंडिया आईआईटी जेई में। एंड मतलब और भी काफ़ी अच्छे अच्छे है, कोई पीएचडी कर रहा है। मेरा एक खुद का दोस्त है, वो भी थीसिस कर रहा है यूएस में, टेक्सास में। सो ऐसा कुछ नहीं है। एंड हाँ, मतलब मैं अगर कंपेयर करूँ, जैसे हमारे जो मेरा डीपीएस था उसमें आई थिंक जितना मुझे याद है, आर्ट से भी स्टेट टॉपर निकला था एंड कॉमर्स से भी स्टेट टॉपर निकला था। तो एजुकेशन वाइज तो नो डाउट डीपीएस 45 इन गुड़गांव वाज द बेस्ट स्कूल। बेनिफिट रहा कुछ आपको पर्सनली उस स्कूल में जाके, जैसे आप कह रहे हो कि टॉपर्स निकले हैं, तो आपका कुछ फायदा हुआ? यार बेनिफिट फायदा मैं ये कहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे थे तो एक कंपटीशन वाला मोड हमेशा रहता था। तो पढ़ाई की तरफ तो मैं काफ़ी उसमें रहता था कि हाँ, एक कंपटीशन है कि जैसे जो साथ के बंदे इतने नंबर ला रहे हैं तो उससे ज़्यादा मेरे को लाना है, घर वाले उसके लिए पुश करते थे। बट जैसे आपका भी चैनल है कि लाइफ इज बियॉन्ड द नंबर्स, सिर्फ नंबर्स नहीं है, हम उस टाइम नंबर्स के पीछे ही थे, हमने बाकी चीज़ें नहीं देखी। जो कि एक मेरे को लगता है कि वो चीज़, मतलब मैं आज भी कहीं ना कहीं, मतलब मैं रिग्रेट करता हूँ। मैं कभी कभी जब खाली बैठा हूँ तो सोचता हूँ काश मैं 10 साल पहले जा पाता, मैं ये चीज़ें कर पाता, थिएटर कर क्या पाता। चीजें करते 10 साल पहले जा हाँ, थिएटर मेरा मन करता अगर आज आपको वापस से मैं 9वीं क्लास में टाइम मशीन से भेज दूं तो क्या चीजें करोगे जो उस टाइम पे नहीं करी? प्लेस होते थे, थिएटर करूंगा सबसे पहले। थिएटर करोगे? हाँ, मेरा उसका बहुत मन करता है। देन म्यूजिक के हमारे जैसे मतलब
प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक गिटार परचेज करा है। हाँ वो अच्छा, तो Fender का आप अपने सपने पूरे कर रहे हाँ 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 वही। वो जैसे बिगिनर लोग लेते हैं 6,000 7,000, मैंने 25,000 का सीधा एकदम मतलब सबसे हाईएस्ट वाला लिया। मतलब इससे ऊपर आई डोंट थिंक नॉर्मल गिटार में आता है, फिर बेस आपको जाना नहीं, तो पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक गिटार है, नॉर्मल नहीं नॉर्मल है, 25,000 रुपए का नॉर्मल गिटार लिया फेंडर कंपनी का। तो कौन सी मैं कंपनी का? फेंडर, इट्स अ गुड ब्रांड। हाँ उसकी मतलब काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग। मैंने फ्रेंड को दिखाया जो थोड़ा बहुत बजाता भी है, तो वो कह रहा था कि नहीं इसकी तो साउंड अच्छी है। तो वही मतलब थोड़ा बहुत है म्यूज़िक का जो शौक है, मतलब अदर देन जो स्टडीज थे अपने शौक पूरे करना। तो एक ग्रुप्स तो बनाना, थिएटर करते, म्यूजिक करते और हाँ, ग्रुप्स फॉर्म करते। डांस क्लासेस भी हमारे होते थे, डांस प्रोग्राम काफ़ी होते थे। मतलब अब तो आई डोंट थिंक वैसी बॉडी बची है, बट उस टाइम पे तो दुबले पतले थे। तो नहीं भाई, अभी भी बॉडी में कोई कमी नहीं यार। देखो अगेन, अगर लग रहा है बॉडी में कोई कमी है तो दैट शुड नॉट बी अ स्टॉपिंग पॉइंट। हाँ हाँ यार देखो, आपको अगर कोई टैलेंट परस्यू करना है तो उसका ये मतलब नहीं ना कि आपके पास जब तक वो परफेक्ट बॉडी ना हो तब तक आप नहीं करोगे। आप परस्यू करना स्टार्ट करो एंड इन दैट टाइम फ्रेम वर्क ऑन योर बॉडी एज वेल। बिल्कुल, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। देन एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा, जैसे मुझे याद है 11th का हमारा फेयरवेल हुआ था, जिसमें आई थिंक सब ने ऑलमोस्ट परफॉर्म करा था। मैं तो चलो परफॉर्म नहीं करा, बट मैं फेयरवेल देखने भी नहीं गया था। ऐसा क्यों? यार वही 11 बजे वाला रूल कि उसमें लेट हो जाता। तो फेयरवेल तो सुबह होते हैं। नहीं हमारी रात में होती थी। अच्छा हाँ 12th में मैं गया था, रात में होती थी। आफ्टर दैट क्वांटी पार्टी भी होती थी, तो इसीलिए शायद नहीं गया था। बट ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। अगर मैं कन्विंस करता जैसे अभी भी है, मतलब कभी कभार ऐसे जाना होता है। अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई थी तो उसमें हमने फुल पार्टी वार्टी करी थी, मजे करे थे, पूरी बैचलर पार्टी हुई थी, तो रात भर तो ये सब चल रही थी। तो वही है, वो तो कन्विंस करके उस टाइम में भी हो जाता, बट उस टाइम खुद ही नहीं करते थे कन्विंस। ठीक है, जो घर वालों ने कह दिया वो मान लिया। अच्छा हाँ, बट मेरे को वही लगता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ें मैं थोड़ा बहुत मिस करता हूँ। थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि अगर काश टाइम मशीन होता, मैं वापस जा पाता। तो चलो टाइम मशीन तो नहीं आ सकती, बट यूथ को तो आप गाइड कर सकते हाँ, हो। हाँ। तो यूथ को क्या बोलोगे अगर कोई बच्चा 9वीं 10वीं क्लास में है या कोई 5वीं 6वीं क्लास का भी बच्चा हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो उसको क्या रेकमेंड करोगे चीजें कि किन चीजों में उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए और किन चीजों में उसको कम फोकस करना चाहिए? जैसे मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज जिस पे बच्चों को फोकस करना चाहिए वो है अननेसेसरी फोन चलाना। हाँ, और बाकी आप रेकमेंड करो क्या यार देखो मतलब स्टडीज़ तो देखो है ही इम्पॉर्टेंट। वो तो कोई दो राहें नहीं है, क्योंकि आपके ग्रेड्स से आपको आगे अच्छे कॉलेज, अच्छे मतलब जो भी नौकरी है उसमें आपको एडमिशन दिलाएंगे। बट अदर देन दैट, जो भी आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर परस्यू करना चाहो, जिसके आपके टैलेंट है, जिससे आपको लगे आपके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो सकते हैं, रैदर देन दी टेक्निकल स्किल्स जो आप सीख रहे हो, वो तो सीख ही जाओगे। बट जो भी सॉफ्ट स्किल्स है, कुछ भी, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, चाहे मतलब कन्वर्सेशन विद अ न्यू पर्सन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जो भी आप जितना मतलब सीख सकते हो अलग अलग फील्ड में, वो आप सीखो, देखो, अलग अलग लोगों से बात करो, उनके एक्सपीरियंसेस लो। तो ये चीज़ें मैं कहूँगा जितना स्कूल से हो सके करो, उतना सही रहता है। रैदर दैन कि जैसे मैं पर्सनली काफ़ी इंट्रोवर्ट था, अभी भी हूँ, अभी तो एटलीस्ट लोगों से बात कर लेता हूँ। बट मैं देखा है कि नहीं यार, लोग हैं कि आगे से जा के मिलते हैं, बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं, शेयर अगले के शेयर भी करते हैं। देन मेरे दोस्त है वो काफ़ी ट्रैवल भी करते हैं। जैसे मेरे को इतना ट्रैवलिंग का पर्सनली शौक नहीं है, बट कई लोग हैं ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जाके उनके कल्चर्स के बारे में देखते हैं कि क्या है, कैसे है। यार ये तो मैंने भी सुना है कि ट्रैवलिंग मेक्स यू अ बेटर पर्सन, है ना। देखो यार, आपको सब कुछ नहीं पता, ठीक है। अभी आप अगर एक अपने ही शहर में पैदा हुए, वहीं आप पले बड़े हो, वहीं आप काम कर रहे हो, तो टेक्निकली देखा जाए तो कुएं के मेंढक बने हुए हो। आपने बाहर की दुनिया देखी नहीं, बाहर क्या सिस्टम चलते हैं। और मैं सिर्फ बाहर का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप फॉरेन जाओ या मुंबई बेंगलुरु ही जाओ, आप किसी छोटे शहर में भी जाओगे ना, वहां पे भी आपको पता लगेगा कि लोग कितने डिफरेंट हैं, क्या नॉर्म्स हैं। तो ट्रैवल तो डेफिनेटली इट्स वन थिंग जो सभी को बिल्कुल करना चाहिए। और पता है अभी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लोगों के मन में बनी हुई है कि ट्रैवल करने के लिए पैसा बहुत चाहिए। जबकि ये सबसे गलत चीज है यार। आपको ट्रैवल करने के लिए पैसा बेयर मिनिमम चाहिए। आप अगर 10,000 रुपए भी लेके जाते हो तो कभी हमारी जो सरकारी बसेस चलती हैं, इनके टिकट के प्राइस देखना, दे आर डर्ट चीप। और मेरे ख्याल से सरकार ने ऐसी सुविधा आपको दे रखी है, आप कहीं जाते हो तो वहां पे आपके लिए डोरमेटरीज और ये धर्मशाला बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे खुले हुए हैं। तो डेफिनेटली ट्रैवल इज वन थिंग दैट एवरी पर्सन
should do in their life. Yeah, देखो, there is no point in spending unnecessary money in gadgets or let's say expensive cars or let's say an expensive house. आप ये सब memories अपने साथ ऊपर थोड़ा लेके जाओगे. भाई ये आपने बहुत सही चीज़ किया. देखो पता है क्या है यार, एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि यार पैसे से आप रोटी खरीद सकते हो, भूख नहीं, है ना. तो भाई मटेरियल चीज़ें आपको टेम्परेरी सुख तो दे जाएगी, बट जो आपके एक्सपीरियंसेस है, जो रियल कनेक्शंस है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. मतलब मेरा भी एक फ्रेंड है, ठीक है, वो काफ़ी ट्रैवल करता है. वो अभी आई थिंक 5-6 स्टेट्स इंडिया के घूमेगा. एक मेरा दोस्त है, वो हर साल कम से कम 3 से 4 फॉरेन ट्रिप्स मारता है. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उसके 3 से 4 फॉरेन ट्रिप्स विद इन 50,000 होते हैं. कैसे, वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो उस पे एक और पॉडकास्ट करेंगे. हाँ. उस फ्रेंड को बुलाओ किसी दिन. हाँ बिल्कुल. और 50,000 रुपए में कैसे वो ट्रैवल करता है, उसे बुलाओ, पता करते हैं. तो वही मैं कह रहा हूँ. तो यार वो आपके ऊपर है, आपको कितना खर्चा करना है. मैंने ऐसे लोग भी देखे यार जो सस्ती चीज़ को महंगे में ले रहे हैं. यार मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो दिल्ली में नाइट स्टे करके आते हैं और 50,000 रुपए फूके आते हैं. हाँ, तो यार वही है, वो आपके ऊपर है कितना आपको खर्चा करना है. बट हाँ यार ट्रैवल करो. अब जैसे मेरे बीटेक के कुछ फ्रेंड्स हैं, वो उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि मैं इस शहर में इतने टाइम नौकरी करूंगा, देन मैं अगले शहर में नौकरी ढूंढूंगा. कि उनका है कि ट्रैवलिंग में तो आप थोड़े टाइम रहते हो, आपको ढंग से नहीं पता लगता. आप किसी शहर में रहते हो थोड़े टाइम तक, तो आपको इन एंड आउट पता लगता है कि उस शहर का कल्चर क्या है, कैसा रहन सहन है, कैसे लोग हैं, क्या चैलेंजेस आती हैं. तो वो लोग तो ऐसे करते हैं कि हर 2-3 साल में ये तो बहुत सही चीज़ है. मतलब ऐसा है यूएस वगैरह में तो मैंने देखा है. तो जैसे मैं भी आई वाज आल्सो वर्किंग विद दिस मैनेजर ऑफ माइन जो यूएस में रहती हैं और अमेरिकन ही है. तो वो घर ही नहीं है उसके पास. उसके और उसके हस्बैंड के पास एक कैरावैन है. तो वो उस कैरावैन से पूरे यूएस में ट्रैवल करते हैं. तो वो 6 महीने एक जगह रुक गई. मतलब वहाँ पे तो जैसे पार्किंग लॉट्स होते हैं, तो उनके पार्किंग लॉट्स दे आर वेरी गुड. वहाँ पे फुल सेफ्टी होती है, आपके पास सारी पब्लिक एमिनिटीज होती हैं. तो वो वहीं रहती है. वो 6 महीने किसी स्टेट में रहती है, फिर 6 महीने किसी और स्टेट में रहती है. तो उससे एक तो आप मिनिमलिज्म सीखते हो. यार देखो 90% चीज़ें जो हमारे पास हैं, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है. हाँ, आपका एक जैकेट, एक पैंट, एक बेल्ट से काम चल जाता है, बट इंसान के पास 10-10 है. सही बात. यूजलेस है ना. और फिर आप कहते हो कि महंगाई बहुत है. भाई वो तो हिपोक्रेसी हो गई. तो नहीं यार, तो सही है. तो फिर ये तो आप बता रहे थे एक तो बच्चों को कि ट्रैवल करो भाई, क्योंकि यार देखो मतलब वही है अननेसेसरी, जो जैसे आपने बताया कपड़ों पे खर्चा. मतलब आप मानोगे नहीं, मैं साल में एक ही बार कपड़े लेता हूँ, ठीक है, जब मेरे को बिल्कुल नेसेसरी लगता है कि यार अब ये ख़राब होने को है, तब जाके मैं लेता हूँ. अननेसेसरी गैजेट्स वगैरह पे मैं खर्चे नहीं करता. एक फ़ोन है, ट्राई करता हूँ 6-7 साल मैं देख के लेता हूँ कि किसके अपडेट्स आएंगे, 6-7 साल तक चलेंगे. मैं वो चलाता हूँ जितना चल पाए. उसके बाद भी ठीक है, फ़ोन चल रहा है तो चले. और कभी मैं सेल आउट नहीं करता, जैसे मदर को दे दिया, किसी को दे दिया, क्योंकि फ़ोन तो चल ही रहा है कि हाँ ठीक है. कि वैसे यार देखो ये तो स्निग्धो भाई, मैंने भी कहीं पे पढ़ा था कि इस दुनिया में ना हर कोई लिमिटेड बजट के साथ है. ठीक है. अब आपको अपनी चीजें डिफाइन करके चलनी पड़ेंगी कि मेरे को किस पर्टिकुलर एसेट क्लास में खर्चा करना है. अब जैसे स्निग्धो है फॉर एग्जांपल, जैसे मैं तो स्निग्धो को बहुत टाइम जानता हूँ. स्निग्धो का एक ही शौक है, वो है गाड़ियां. हाँ ठीक है. तो स्निग्धो के पास एक बहुत एक्सपेंसिव, तो मतलब बहुत एक्सपेंसिव तो क्या, बट हाँ एक कार है क्रेटा एयरलाइन. तो इसने टर्बो इंजन भी लिया और क्रेटा की सबसे जो इस टाइम का टॉप वेरिएंट है क्रेटा एयरलाइन, वो लिया. ठीक है. अब बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि अरे ये तो गाड़ी पे इसने स्निग्धो ने भी तो गाड़ी लिया, हम भी ले लें. बट फिर लोग ये भूल जाते हैं कि बट स्निग्धो फिर और किसी चीज पे खर्चा नहीं करता ना. ना वो कपड़ों पे खर्चा कर रहा है, ना वो गाड़ियों पे खर्चा कर रहा है, ना वो फोन ले रहा है, ना वो 5 स्टार होटल्स में स्टे कर रहा है जाके, ना इतना ट्रैवल भी कर रहा है, ना वो इतना ट्रैवल कर रहा है. तो आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज चूज करके रखनी पड़ेगी जो आपको सबसे ज्यादा खुशी दे. यार देखो एट दी एंड आप हर चीज में खर्चा नहीं कर सकते. राइट. सही बात है बिल्कुल. आपका जो आपने बोला टाइम लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, तो आप देखो आपको किस चीज़ की, आप अपने प्रायोरिटीज डिफाइन करो, उस हिसाब से चलो. हाँ मतलब यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी, यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट विद योर ओन. हाँ फाइनेंशियल स्मार्ट जरूरी है भाई. तो स्निग्धो भाई आपने बोला था आप इंट्रोवर्ट थे और अभी भी आप कहते हो थोड़े इंट्रोवर्ट हो, एम्बिवर्ट कह सकते हो. अब एम्बिवर्ट हो गए. तो ये बताओ जब इंट्रोवर्ट थे तो क्या ऐसा अलग होता था
और अब जब एम्बीवर्ट हो तो क्या ऐसा अलग होता है? यार उस टाइम पे ना मेरे को जैसे कोई भी नया बंदा था उससे बात करने में बिल्कुल ऐसा लगता था कि यार मैं इससे बात क्या करूंगा, ये क्या पूछ लेगा, मतलब मेरी फटती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जब नया नया तो जैसे कंपनी में घुसा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि गोरों के आगे तो बहुत ही फटती थी कि बोलूँ कैसे। बट अब क्या है ना, जो अब मेरे में चेंज आया है, ये मैं कहूँगा थोड़ा बहुत जॉब की वजह से, MBA की वजह से आया है। बट अब चेंज आया है कि मैं आगे से जाके इनिशिएटिव लेता हूँ कि अगर कोई बंदा है, जैसे मुझे पता है कि ठीक है मेरी टीम का है या कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, कि आई ट्राई टू टेक अ इनिशिएटिव। मैं पूछता हूँ कि हाँ आप इसके फ्रेंड हो या आप इस टीम में हो या आप मेरे इस कॉलेज में थे, ऐसे कि मैं खुद ही आगे जाके मैं बात कर लेता हूँ कि एटलीस्ट आई ट्राई टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, देन सी वेयर इट गोस कि कहाँ पे जाता है। बट मतलब आई ट्राई टू ब्रेक द आइस एट द इनिशियल स्टेज, जो मैं पहले नहीं करता था। मेक सेंस। हाँ, पहले कोई और आइस ब्रेक करता भी था तो मैं खुद ही भाग जाता था, खुद ही चले जाता था या नहीं करता था। यार ये होता है। तो ये इंट्रोवर्ट नेचर आपका पूरी स्कूल लाइफ रहा? पूरी स्कूल लाइफ रहा और कॉलेज में भी रहा था? बीटेक में था, बीटेक में भी था। बीटेक में मैंने ट्राई करा था तोड़ने का, बट बीटेक में मेरे को उतना सक्सेस मिला नहीं, क्योंकि बीटेक वाला जो एक्सपीरियंस था, मैं आपको बीटेक का बताता हूँ कि बीटेक में क्या था। जैसे मैंने आई डोंट नो पिछले पॉडकास्ट में शायद बताया था कि मेरे को इतना पसंद नहीं था जो स्टडीज़ थे मेरे बीटेक के, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स थे। तो यार अगर मैं बात करता भी था, ठीक है, तो यार अब क्या होता है ना, बीटेक में तो जस्ट आप आए हो स्कूल के बाद, तो एक ना बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है लाइफ का। क्योंकि स्कूल में ना हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पहले तो होता था, अब मुझे नहीं पता चेंज होने के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, बट चीज़ें ना स्पून फीड करी जाती थी आपको स्कूल में। हर एक एक चीज़ आपको नोट्स बनाए जाएंगे, उसी नोट्स में से क्वेश्चंस आएंगे, वही आप रट के लिख के आ गए, उसी में से नंबर आ गए। जिसको मेरे को याद है, मतलब मेरे दादाजी एक लाइन बोलते थे कि वही खाना खा के गया, वही उल्टी कर दिया, वही नंबर आ गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ बहुत गलत थी कि बहुत ही थियोरेटिकल था, कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं था। बीटेक में आपका ऐसा नहीं होता। जैसे मेरा कॉलेज है, ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि वो MDU से एफिलिएटेड था, तो मतलब जैसे मैं गेट की जैसे तैयारी कर रहा था, तो एक मेरे सर आए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे एग्ज़ाम के वो पेपर्स देखे थे जो कॉलेज के थे। कहते ये NSIT IIT लेवल के हैं क्वेश्चंस, कि इतने डिफिकल्ट थे। मतलब पता नहीं हमारा कॉलेज क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा प्राइवेट था, बट जस्ट बिकॉज कि MDU उसके एफिलिएटेड था, विच वॉज अ गवर्नमेंट कॉलेज, काफ़ी अच्छा कॉलेज था, तो इसलिए शायद इतना डिफिकल्ट था। तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब नॉलेज पे बेस्ड और आपके काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड आपके टेस्टिंग होती थी कि भाई कैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो वो मेरे को काफ़ी उस टाइम पे मुश्किल तो एक तो लगता ही था। देन कन्वर्सेशन तो हो नहीं पाती थी, जैसे हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं तो उसमें क्या ही बात करो। तो शुरू के मेरे 1-1.5 साल थोड़े मुश्किल रहे। देन जैसे मैंने आई थिंक लास्ट टाइम ये बताया था कि मैंने धीरे धीरे करके ऐसे और दोस्त ढूंढे जिनको ऐसे थोड़ी दिक्कत हो रही है, जिनके अलग इंटरेस्ट है, जिनको सेम इस फील्ड में परस्यू नहीं करना। कोई MBA का देख रहा है, कोई MS का देख रहा है, या कोई चाहे सेम फील्ड में भी परस्यू करना चाह रहा है, तो उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पसंद है वैसे। तो वैसे करके एक जो आपने बताया था अंडरडॉग्स का एक ग्रुप बनाया हमने। तो उसके बाद तो हम बात करते थे, बट तब भी ऐसा था कि हमारा मतलब क्लोज्ड सर्कल था, हमारे 5-6 हम दोस्त ही थे, उन्हीं में बातचीत होती। इतना मैं उस टाइम पे कनेक्टेड नहीं था बीटेक टाइम में, विच चेंज ड्रास्टिकली इन MBA एंड बीटेक। जो तो MBA में ऐसा क्या अंदर से फील आई, या मतलब व्हाट वाज दैट चेंजिंग पॉइंट इन योर लाइफ? यार MBA में जो चेंजिंग पॉइंट था दैट वाज बिकॉज ऑफ वन फ्रेंड, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो में बताया था। बट क्योंकि जैसे वो अलग बैकग्राउंड से था, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे थे, तो यार वहाँ पे कॉन्वर्सेशन करना बहुत इजी होता था, क्योंकि आप उनके कल्चर्स के बारे में बात कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप स्टडीज़ के बारे में बात करो। ऐसे तो सब्जेक्ट्स भी वैसे थे, क्योंकि यार हर बंदा अलग फील्ड से आ रहा है, तो हर के लिए ना वो सब्जेक्ट नया है। अब बीटेक में क्या है, हर बंदा साइंस ही लेके आया है, तो हर बंदे का बैकग्राउंड सेम है। यहाँ पे बैकग्राउंड सबका अलग है। यहाँ पे कोई आर्ट्स बैकग्राउंड भी कोई आर्ट्स से है, कोई कॉमर्स से भी है, जो वर्किंग प्रोफेशनल भी थे, कोई जैसे किसी ने CA करा है, कोई HR बैकग्राउंड से, अलग अलग है। तो यार वहाँ पे ना आप उनके एक्सपीरियंसेस पे बात कर सकते हो कि किसी का वर्क लाइफ कैसा था, ऑफिस में क्या था। जैसे कई Big 4 से आए हुए थे मेरे कॉलेज में, Big 4 ऑलरेडी Big 4 प्रोफेशनल्स थे, अरे वाह, तो वैसे भी थे, तो उनसे हम एक्सपीरियंसेस लेते थे। तो
वहाँ पे बहुत इजी होता था। एंड देन एमबीए में, क्योंकि एमबीए की पढ़ाई काफ़ी अलग है, बीटेक की अलग है। बीटेक में आपका टेक्निकल पूरा था मेरा। हाँ, बीटेक इज मोर टेक्निकल एंड एमबीए इज मोर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स, हाँ, उसमें प्रेजेंटेशंस, पीपीटीज, प्रोजेक्ट्स, ये सब होते थे। तो ग्रुप में हम करते थे, तो इन जनरल बात करना ही होता था। और हर बार क्या होता था, जैसे हर ट्राइमेस्टर है 3-3 महीने का, तो हर बारी ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं, हर बारी हम नए ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बातें हो जाती थी, ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनते जाते थे। मतलब जैसे होता है ना कि आप किससे कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो एक फ्री फ्लो में कन्वर्सेशन हो रही है, तो एमबीए में वो फ्री फ्लो में चीज़ें होती गई। तो ये एक बहुत बड़ा ये डिफरेंस था। अच्छा स्निग्धो, ये बताओ भाई, जैसे आपने बोला कि एमबीए में काफ़ी डाइवर्सिफाइड लोगों से आपका मिलना हुआ, तो और आजकल मार्केट में ये भी बहुत चल रहा है कि एमबीए इज नॉट वर्थ इट एनी मोर। जैसे अभी तो निखिल कामत ने भी कह दिया था कि इफ़ यू आर डूइंग एमबीए यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मनी। तो आप, मेरे ख्याल से आप एक एग्जांपल हो निखिल कामत जैसे लोगों के लिए जिनकी एमबीए के बाद लाइफ एक्चुअल में ड्रास्टिकली चेंज हुई है। तो रेकमेंड करो कि क्या एमबीए करना चाहिए आजकल के बच्चों को या क्या? यार देखो, एमबीए मैं कहूँगा कि अगर आप किसी कंपनी में हो, ठीक है, अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो एक बिग 4 में है, ठीक है, नाम नहीं लूँगा कौन सा। उसको हो गए 6-7 साल एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब वो ऑफिस सुबह आई थिंक 8:30-9 जाता है डेली। मैं हर दिन उसको देखता हूँ, 1 बजे आता है रात को। 7:30-8 बजे सुबह जाता है और रात को 1 बजे आता है। 14-15 घंटे ऑलमोस्ट डेली काम करता है, ठीक है यार। ये तो चलो, हाँ ठीक है। हाँ, एंड ही स्टार्टेड समवेयर अराउंड आई थिंक 6-7 लाख सीटीसी। टुडे हिज सीटीसी इज ऑलमोस्ट 35 lakhs। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट। एंड उसने अपनी जर्नी वैसे करी है कि वो आज इंटरव्यूज़ लेता है अपनी कंपनी में, दूसरे टीम्स के लिए, अपने टीम के लिए। उसने 100-200 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हैं एंड उसने अपना करियर पाथ वैसा बनाया है कि उसको सॉफ्ट स्किल्स को अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने ऑलरेडी इतने कनेक्शंस बना लिए, उसने ऑन द जॉब ही सब कुछ सीखा। उसने ऑन द जॉब सब कुछ करा। तो आप कह रहे हो कि ऐसे किसी बंदे के लिए एमबीए सही नहीं है? एमबीए नहीं है, क्योंकि यार एमबीए करके भी आप देखो ना, वो ऑलरेडी अगर 35 पे है, एमबीए वो कहीं से करता है हम वगैरह से, कहीं यार अच्छे कॉलेज मैं से अगर करता है। लेता हूँ कि अगर वो ऑलरेडी 35 पे है, 35 एलपीए पे है, तो वो किसी टियर 2 कॉलेज में भी नहीं जाएगा, वो टियर 1 में जाएगा तो टियर 2 तो आप छोड़ दो, वो एबीसी से नीचे नहीं जाएगा। तो उससे बात हुई थी, एबीसी नीचे वो देखेगा, वो या तो एबीसी आईएसबी। लखनऊ नहीं, लखनऊ में नहीं देखेगा। क्यों देखेगा? सिर्फ एबीसी एंड आईएसबी और व्हाट अबाउट एफएमएस, या वो भी नहीं है? यार एफएमएस फिर भी देख सकता है, एफएमएस देख सकता है, बट उसमें भी आई थिंक दिल्ली कोटा शायद ज़रूरत होता है। मतलब मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट हाँ एफएमएस देख सकता है। ठीक है, तो वो बंदा आप कह रहे हो जाएगा तो इनमें जाएगा, और वो एग्जैक्ट ही करेगा या पूरी फुल टाइम करेगा? एग्जैक्ट भी कर सकता है, बट एक चीज़ आप देखो, मतलब एग्जैक्ट में और फुल टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे का डिफरेंस नहीं होता, सेम अमाउंट ऑफ मनी लगता है। टाइम बच गया ना आपका 1 साल पूरा, आपका टाइम बच गया, बट क्या आपको उस पैसे से उतना हाइक मिलेगा जो आप, आई थिंक जो अभी चल रहा है? जैसे मेरे पर्सनल फील्ड में एक सीसा करके सर्टिफिकेशन होता है, उसके में भी आई थिंक वो टेक डोमेन में है, तो उसके सर्टिफिकेशंस होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के हिसाब से अगर आप उस लेवल पे हो, रादर देन गोइंग फॉर एन एमबीए और एन एग्जैक्ट एमबीए, यू कैन गो विथ मल्टीपल सर्टिफिकेशंस। क्योंकि मैं भी ऐसे अलग कंपनीज में अप्लाई करता हूँ, मैं देखता हूँ वो लोग आपकी डिग्री से ज़्यादा ना पूछते हैं। मेरे से इंटरव्यू में एचआर ने पूछा कि आप कौन से सर्टिफिकेशंस होल्ड कर रहे हो, क्या क्या आपने अलग करा है, तो दे कैन गो फॉर ए सर्टिफिकेशन जो ऑलरेडी अच्छे पोजीशन में। जैसे अब मैं हूँ, अगर मैं अब चाहता हूँ, जैसे मैंने एक बार एमबीए किया, लोग डबल एमबीए भी पहले करते थे। अच्छा, लोग पहले डबल एमबीए भी करते थे? डबल एमबीए करते थे 2 जगह से, एग्जैक्ट भी, डबल फुल एमबीए, एग्जैक्ट भी करते थे 2 बार, मतलब प्रॉपर फुल टाइम एमबीए वो भी करते थे। बट अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं करता हूँ तो मैं वो वैल्यू ही नहीं निकाल पाऊंगा। मतलब आप कह रहे हो कि जो एक्सपोनेंशियली लोगों के कॉम्पनसेशन इंक्रीज होते थे एमबीए करके, वो अब नहीं होएंगे, क्योंकि अब देयर आर लॉट मोर कोर्सेज इन द मार्केट। बट इसके अब मैं अगेंस्ट में भी बताता हूँ। ये एक मैंने आपको सिनेरियो बताया, एक सेकंड सिनेरियो, फिर मैं आपको आपका आंसर भी दूंगा क्वेश्चन का। सेकंड सिनेरियो, एक और मेरा फ्रेंड है, ही गॉट प्लेस्ड आफ्टर बीटेक, 3 साल उसने जॉब करी। ही ऑल्सो हैड अ गुड कंपनसेशन, मतलब अराउंड 15 के आसपास था। ही got into one of the good IIMs, एग्जैक्ट कौन सा वो नहीं बता सकता, बट वेरी गुड IIMs। एंड अभी उसकी जस्ट इंटर्नशिप लगी है। इन हिज इंटर्नशिप ही हैज़ अराउंड 2 lakhs per annum।
मतलब 2 लाख Take home रुपए salary. टेक होम सैलरी का मतलब है 30 लाख का पैकेज हो गया फिक्स्ड। यार हाँ, पैकेज नहीं है, इंटर्नशिप है, क्योंकि हाँ मतलब 30, हाँ मतलब इंटर्नशिप से थोड़ा कम का लगता है पैकेज, ये एक MBS का वो थोड़ा होता है, ठीक है, बट इतना है। तो उसका जो था और जो होगा, आप मान के चलो उसका 35-40 का अगर लग जाता है कॉलेज से, 15 से 40, उसका एक्सपोनेंशियल वो ग्रोथ हुआ है। एक और मेरा फ्रेंड था, उसने ISB से करा, वो जब उसने छोड़ा था आई थिंक 25 समथिंग था, उसने MBA करा, MBA के बाद मुझे याद है अराउंड 50-60 के आसपास लगा होगा उसका। तो आप, तो जो मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, और उसने आई थिंक 5 साल नौकरी करी थी। नहीं तो मैं जो इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, तो MBA करो तो फिर अच्छे से ही करो अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो तो। देखो, इस पे मैं आपको आंसर देता हूँ बहुत बढ़िया। अगर आपको लग रहा है आप कन्वर्ट कर सकते हो कि MBA जो बंदा करता है ही इज़ डूइंग इट फॉर द मनी, फॉर द प्लेसमेंट, अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, जैसे मैं जब MBA में घुसा था, मैं एक गोल लेके घुसा था और मैं उस गोल पे फिक्स था, मैंने आगे आसपास कुछ नहीं देखा कि मेरे को प्लेसमेंट लेनी है कंपनी से। और बहुत ही कम ऐसे लोग थे जिन्होंने 2 प्लेसमेंट्स ली थी, मैंने 2 प्लेसमेंट ली थी अपनी कंपनी से। अगर आप वैसे फिक्स हो, आप में वो डिटर्मिनेशन है, तो MBA करो, बिकॉज MBA इज एन एक्सपेंसिव कोर्स। इफ़ यू कैन कन्वर्ट दोज, मतलब जो भी आपने पैसा या टाइम इन्वेस्ट करा है, इफ़ यू कैन मेक दोज कन्वर्ट्स, देन डू एन MBA। Okay. ऐसे भी लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नारसी मुंजी, आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव है नारसी मुंजी, 30 अराउंड लगता है, उनकी 15 की जॉब लगी है, 15-16। नारसी से 15 ही। नारसी से 15-16, 15-16 तो मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, जिनकी थोड़ी लगी है, कुछ ऐसे है 5-6 की भी लगी है। ऐसे यार लोग हैं। एक सेकंड, 25 लाख की MBA करने के बाद 5 लाख का पैकेज? भाई अभी पता नहीं आपने एक न्यूज़ देखा था कि नहीं, कोई एक IM था, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है उसका, वो लोएस्ट पैकेज गया था 6 लाख का IM का। नारसी से तो यार जो 5-6 मैं बता रहा हूँ, ये तो वो है जिनकी लगी है, कुछ तो ऐसे लगी नहीं है। इसका मैं कोई रीज़न बताता हूँ मेन, क्योंकि यार देखो नारसी उनकी है ना, बैच साइज बहुत ज़्यादा है उनका, आई थिंक 2400 समथिंग का बैच होता है। 2400? हाँ, 2400 MBA ग्रेजुएट निकालता है वो एक साल, ठीक है। तो यार सबको तो इतने भी प्लेसमेंट नहीं दे सकते। अब होता गया है ना, जैसे जब आप MBA में जाते हो इन अ Tier 2 कॉलेज, इफ़ यू आर ए गुड स्टूडेंट देन यू कैन मेक गुड कन्वर्ट्स, तो आप उस कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज ले सकते हो, जैसे मैंने लिया था अपने कॉलेज से। बट अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, देन गेटिंग अ गुड पैकेज फ्रॉम दैट कॉलेज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको अपने से ऊपर के लेवल के बंदों के साथ compete करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपका एजुकेशन लेवल उतना स्ट्रांग है और प्लस सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं, देन गो फॉर दोज कॉलेजेस, देन स्पेंड दैट मनी। अदरवाइज यार मैं कहूँगा, मेरे जो बीटेक के दोस्त हैं, ठीक है, जिन्होंने उस टाइम पे बीटेक के बाद 3.5 लाख पे शुरू करी थी, आज के टाइम पे उनकी भी 25-30 लाख की CTC है, क्योंकि उनका जो पैकेज है वो कंपाउंडिंग में बढ़ा है। और वो चीज़ हर जगह आप इन्वेस्टिंग भी करते हो, आपको रिटर्न कंपाउंडिंग मिलता है। कंपाउंडिंग में आपको एक टाइम देना पड़ेगा। मेरी भी जो जर्नी थी, मुझे पता है मेरे 8 साल लगे थे, 8 साल के बाद मैं पहुंचा था जहाँ मैं पहुंचा। वो 8 साल मैंने दिए थे। अब जैसे मैं आपको एक दोस्त का मैं एग्जांपल बता रहा था, ही हैड एन मतलब क्विक रिच पॉलिसी, कि मेरे को जल्दी से पैसे लगाने हैं, जल्दी से पैसे कमाने हैं, वो अपना सब कुछ डुबो बैठा। तो यार कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होती, यू हैव टू गिव टाइम। एग्जैक्टली, वक्त तो मांगती है हर चीज़। भाई टाइम इज मनी, वो किसी रीज़न से है, वक्त बलवान है। ये तो जो कहावत है, ये तो मैं समझ गया। अच्छा सिंह, तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात का डिस्कशन किया था, और हम लोग ऐसे ही नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज और डिग्रीज के बारे में काफ़ी बात करते हैं। तो सीसा का थोड़ा सा बताओ ऑडियंस को, सीसा के बारे में, और किनको सीसा परस्यू करनी चाहिए। और अगर कोई फ्रेशर बच्चा है जो सोच रहा है कि जॉब नई प्लेसमेंट हो रही, तो क्या उसको सीसा करके एक बेटर प्लेसमेंट मिल पाएगी? थोड़ा सीसा ठीक है यार, मैं सीसा का आपको बताता हूँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। यार देखो, पहली बात तो जिसको प्लेसमेंट नहीं मिल रही उसको तो बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीसा इज़ अ कोर्स विच यू नीड टू डू आफ्टर यू आर वर्किंग। अब 5 साल आपका वर्क एक्स है तो आपको सीसा सर्टिफिकेशन मिलेगी। जैसे मैंने MBA करा हुआ है तो 2 साल का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। सीसा सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, ठीक है, ठीक है। जो मेरा डोमेन था पहले जिसमें मैं काम करता था, IT ऑडिट, टेक रिस्क जिसको कहते हैं, उसमें सीसा इज रिक्वायर्ड इन सर्टेन बिग 4 सर्टेन कंपनीज। वो एक रिक्वायरमेंट होती है टू गेट दी नेक्स्ट लेवल प्रमोशन, चाहे मैनेजर प्रमोशन हो, सीनियर मैनेजर प्रमोशन हो, कुछ भी।
अभी जिसमें मैं हूँ टेक एंड डेटा, या जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो टेक कंसल्टिंग में है, उनमें ज़रूरत नहीं होती। तो वो आपको देखना है कि आप किस डोमेन में हो, किस कंपनी में हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ही करो, बिकॉज दैट इज एन एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन। वो 80,000 का सर्टिफिकेशन है। 80,000 का एक पेपर है? एक पेपर और एक ही पेपर होता है? एक ही पेपर होता है, वो एक पेपर है, प्लस जो कोचिंग के खर्चे आई थिंक 20,000, तो 1 लाख रुपए आपके लगेंगे। तो 1 लाख रुपए सीसा में खर्च करके, हाँ, आप कह रहे हो कि पहले तो सीसा जॉब है वर्किंग तो करो, डायरेक्ट मत करो। दैट टू वर्किंग प्रोफेशनल्स, दैट टू अगर एमबीए है तो जिसका 3 साल का वर्क एक्स है, एमबीए नहीं है तो 5 साल का वर्क एक्स है। आप रेकमेंड करोगे किसी फ्रेशर को सीसा करना? नहीं, फ्रेशर को तो फ्रेशर जैसे फॉर एग्जांपल सीपीए और एसीसीए 2 कोर्सेज हैं मार्केट में जो बहुत चलते हैं। हाँ, ठीक है, तो आजकल जैसे पहले तो क्या होता था कि सीए ही होता था मार्केट में, बट अब सीपीए और एसीसीए भी काफी उन्होंने वैल्यू गेन कर लिया। तो क्या हो रहा है कि लोग सीपीए और एसीसीए कर लेते हैं, 12th के बाद एसीसीए भी स्टार्ट हो सकती है। बिल्कुल। बट फॉर सीपीए यू नीड 4 years ऑफ कॉलेज एजुकेशन। बिल्कुल। हाँ। तो लोग जॉब करने से पहले कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि एसीसीए करके जॉब में आएंगे तो जॉब इजीली मिलेगी एंड दे विल गेट एन एडेड एडवांटेज। ठीक है, पैकेज भी बेटर होगा। तो सेम चीज आप कह रहे हो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सीसा? नहीं यार, क्योंकि सीसा कोई जैसे सीपीए एसीसीए जो आपने बताया, आई थिंक वो तो कोर्सेज है, जैसे सीए इंडिया का CA, वैसे आई थिंक एसीसीए यूके का, यहाँ यूरोप में चलता है। हाँ, ठीक है, एंड सीपीए यूएस। हाँ, ठीक है। तो सीसा इज अ सर्टिफिकेशन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो सर्टिफिकेशन वो आपको एक, जैसे सीए होता है, ठीक है, जैसे मैं अभी जिसमें काम करता हूँ फील्ड में, उसमें सीएस काफ़ी है। तो जैसे कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, आई थिंक लास्ट टाइम सीए का जाता है। तो हमारा जो आईटी ऑडिट सेक्टर है उसमें जैसे आपको जो फाइलिंग वगैरह होती है उसमें जो साइन जाता है, चाहे पार्टनर का जिसका भी, तो अगर आप सीसा सर्टिफाइड हो देन यू आर ऑथोराइज टू गिव दैट सिग्नेचर। तो उसके लिए वो लोग मांगते हैं। तो यार जो फ्रेशर है वो तो क्यों ही करेगा, उसको पहली बात तो समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल होता है। ये जो आपने, जैसे मैंने 3 साल काम करा है तब जाके मेरे को समझ आती है कि हाँ इसकी पढ़ाई है कैसी। जो बंदा फ्रेशर है उसको समझ ही नहीं आएगा कि भाई पढ़ना क्या है, कैसे है। सीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वो फर्स्ट सर्टिफिकेशन होता है, जो थोड़ा सा बेसिक तो मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें टाइम देना पड़ता है, बट वो है कि चलो कर लेते हैं एंड दैट इज़ एन ईजी सर्टिफिकेशन। और कंपनीज रियम्बर्समेंट दे देती है उसका। जैसे अभी मैं पीडब्ल्यूसी में हूँ तो आई डोंट नो एग्जैक्ट पॉलिसीज़ क्या है, बट आप 1 टाइम अपेयर कर सकते हो एंड आपको रिफंड मिल जाएगा। सेम ईवाई में भी है एंड आई थिंक हर बिग 4 तो देती है, बाकी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है कौन सी कंपनीज दे रही है। तो इसलिए लोग सीसा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो चल रहा है मार्केट में, रियम्बर्स हो जाता है एंड हाँ, मतलब उसके रिलेटेड मटेरियल्स है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, CISSP, CISM, ये सब जो टेक्निकल है, इस पर मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, बट ये आगे आप कर सकते हो जैसे जैसे यू गो अप दी लैडर। हाँ, सर्टिफिकेशन है तो थोड़ा सही रहता है कि हाँ यार बंदे ने ये सब करा हुआ है, इसको नॉलेज है आगे। आपको यार जैसे आप जैसे जाते हो, मतलब मैनेजर, सीनियर मैनेजर बनते हो, तो आपका काम वो बेसिक नहीं रहता, मतलब आपको आगे बिजनेस लाना होता है। तो दे नीड अ ट्रस्टेड पर्सन कि हाँ यार हम इसको बिजनेस दे रहे हैं, ही कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लाइंट्स, ही कैन डिलीवर दोज वर्क विद गुड क्वालिटी एंड इन अ टाइमली मैनर। सो या इन चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलो स्निग्धो भाई, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और सीसा के बारे में डिस्कशन करा और अबाउट योर जर्नी, क्या आपकी स्कूल लाइफ रही, क्या आपकी कॉलेज लाइफ रही। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा बात करके। बाकी तो यार ये था हमारा पॉडकास्ट आज स्निग्धो के साथ, और आई होप कि आपने काफ़ी चीज़ें सीखी हों, बिकॉज स्निग्धो इज़ एन इंटरेस्टिंग है। काफ़ी उन्होंने अच्छे से बताया MBA के बारे में, BTech के बारे में और सीसा के बारे में। तो स्निग्धो भाई, हम आपको वापस से एक बार और बुलाएंगे पॉडकास्ट में, जिसमें हम लोग PwC, EY, KPMG और Deloitte Big 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या है अबाउट द वर्क कल्चर, और क्या ऑप्शंस हैं कि अगर लोगों को इनके अलावा कहीं और जाना है तो। बिल्कुल। तो ये था आज का पॉडकास्ट दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच स्निग्धो फॉर योर टाइम। इट वाज ग्रेट हैविंग यू मैन। एनी टाइम ब्रो। थैंक यू।